गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज का अपना क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल लॉ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन टू कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट। मतलब अगर अपन इंडियन एनवायरमेंटल लॉ के कंटेक्स्ट अगर देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो दो इंटरेस्ट को, मतलब जो कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है उनको बैलेंस करता। तो उनमें से एक आता नीड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट बोलते उसको, एंड द नीड फॉर एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, इकोलॉजी बोलते। सो ये इकोलॉजी और डेवलपमेंट के बीच का बैलेंस बना के रखता। मतलब इकोनॉमिकली ग्रोथ करो आप, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में एनवायरमेंट को भी प्रिजर्व करो। ये सिंपली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कहना है। The most widely accepted definition, which Indian courts frequently cite, comes from the Brundtland Report 1987. Development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्होंने ब्रटलैंड रिपोर्ट में थोड़ा और अलग वे में इसको बताया। सो उनका कहना ये था कि ऐसी डेवलपमेंट जो आज के प्रेजेंट की नीड को फुलफ़िल करे, बट उससे जो फ्यूचर में आने वाले जनरेशन है उनको प्रॉब्लम ना हो और उनकी नीड्स फुलफ़िल करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। मतलब एक एग्जांपल देने का अगर हुआ तो आप फैक्ट्रीज़ डाल रहे हो, ठीक है। आप फैक्ट्रीज़ इसलिए डाल रहे हो ताकि आजकल के लोगों की नीड है, डिमांड बढ़ गई और आपके पास कम प्रोडक्शन है इसलिए आपको फैक्ट्रीज़ बनानी पड़ रही है, वो भी ठीक है। आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ डाल के। बट आप फैक्ट्री उधर डालो जिधर बैरन लैंड है। आप वो मोस्टली लोग क्या करते कि जिधर एक फॉरेस्ट है उसको कट करते उधर फैक्ट्रीज़ वगैरह डालते। अरे भाई, आप डिफॉरेस्टेशन मत करो। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करके फैक्ट्रीज डाल रहे हैं तो उससे आप फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब आप तो अभी बहुत सारे पेड़ है तो ठीक है, आपको वो काटने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अगर आप फ्यूचर का सोचते हो तो ऐसा डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो उनके लिए तो पेड़ ही नहीं बचेंगे भाई। तो आप उनकी एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, उनकी नीड को मतलब उस टाइम की उनके जो नीड्स है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो आप फुलफ़िल होने को। सो ये इनका कहना था कि आप करो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बट उससे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करते चलो ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी वो जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो उसका फ़ायदा हो, ना कि उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़े। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बेसिस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी गोल इन इंडिया, इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ एक पॉलिसी गोल नहीं था, बल्कि ये एक लीगल, मतलब लॉ के अंदर दी गई रिक्वायरमेंट थी। आर्टिकल 21, द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। ये अपन ने पीछे देखा, पूरा इस पर डिटेल क्वेश्चन देखा। A development project that destroys the environment excessively is seen as violation of this fundamental right। वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप पेड़ काट के फैक्ट्री लगा रहे हो तो वो वॉयलेशन ऑफ राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट है। सो ऐसा कोर्ट ने इसको, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट, या फिर ऐसा बोल लो कि लॉ के अंदर जो राइट टू लाइफ है उसमें राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी आता है, और अगर आप उसको वायलेट करते हो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट तो आप राइट टू लाइफ को वायलेशन कर रहे हो, ऐसा समझ में आएगा, ऐसा समझा जाएगा वो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 48 है, मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। मतलब ये स्टेट की ड्यूटी है कि उन्होंने इम्प्रूव या प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसी के साथ अपन ने 51 समथिंग भी देखा था, 51 क्लॉज जी समथिंग। उसके अंदर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि उन्होंने भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट एक्सप्लिसिटली मैंडेट्स द ट्रिब्यूनल मस्ट अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हेन पासिंग एनी ऑर्डर और अवार्ड। मतलब ये जो सेक्शन 20 है इस एक्ट का, ये मैंडेटरी कर देता ट्रिब्यूनल पे कि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्लाई करना कोई भी ऑर्डर या अवार्ड पास करते समय। The three pillars of sustainable development. For a project to be legally sustainable in India, it must balance three factors. सबसे पहले इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी। प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज ये आ गया इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के अंदर। इंश्योरिंग द कंट्री प्रोग्रेस इंडस्ट्रियली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बने इंडिया के अंदर, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। सोशल इक्विटी,
ensuring the benefits of development reach all levels of society, especially the marginalized. मतलब सबको बराबर से बेनिफिट उठाने को मिले इन दोनों डेवलपमेंट का, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसको सोशल इक्विटी बोलते हैं। सो ये रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक डायग्राम जिससे आपको समझेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपली तीन चीज़ों का मिक्सचर है, ये इन्वायरमेंट का, उसके बाद सोशल इक्विटी का और इकोनॉमिक ग्रोथ का। ये बियरेबल होना, सोशल और इन्वायरमेंट के बीच का डिफरेंस, उसके बाद ये विएबल होना और ये इक्विटेबल होना, इन दोनों का। सो ये एक चार्ट है। Essential components, judicial principles. The Supreme Court of India, in the landmark case of Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India 1996, declared that sustainable development is a part of customary international law and therefore part of Indian domestic law. It identified two essential features. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क केस में ये डिक्लेयर करा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बस एक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं है, बल्कि वो इंडियन डोमेस्टिक लॉ का भी पार्ट है, और इसीलिए दो इसेंशियल फीचर्स बताए उसके। तो एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। द स्टेट एंड द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज मस्ट एंटिसिपेट, प्रिवेंट एंड अटैक द कॉजेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब स्टेट ने, कंट्री ने, या फिर जो भी उधर की लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, जुडिशियरीज हो गई, तो उन्होंने प्रिवेंट करना, एंटिसिपेट करना एंड अटैक करना जो भी कॉजेज़ है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, मतलब जो भी कॉजेज़ इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं उन पे अटैक करना, उनको प्रिवेंट करना, ये काम है इनका। इफ़ देर आर थ्रेट्स ऑफ सीरियस डैमेज, लैक ऑफ फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी शुड नॉट बी यूज एज रीज़न फॉर पोस्टपोनिंग मेजर्स टू प्रिवेंट इट। मतलब अगर उधर थ्रेट्स है कि सीरियस डैमेज हो सकता है यार इस वजह से, भले ही उसकी 100% गारंटी ना हो साइंस की तरफ से, मतलब साइंस बोल रहा है कि इसकी श्योरिटी नहीं है, हो सकता नहीं भी हो सकता, 100% गारंटी नहीं है, बट अगर उसके होने के चांसेस अगर ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में भले ही वो 100% होगा ये गारंटी नहीं, तब भी आपको उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स उठानी पड़ेंगी और उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। सो इसका एक एग्जांपल देता मैं कि एक गांव है फॉर एग्जांपल, और इधर एक बंदे ने ट्राई करा कि उसको एक फैक्ट्री लगानी है, मतलब ऐसी फैक्ट्री जो हज़ार्डस केमिकल बन रहा उधर। तो साइंस के अंदर ये दिया गया है कि वो केमिकल से आजू बाजू के जो खेत है गांव वालों के, उस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब जो भी वो केमिकल है उससे खेत से कुछ संबंध नहीं। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि, मतलब हो भी सकता केमिकल है भाई वो, लेकिन 100% ये नहीं बोलता कि 100% इस केमिकल की वजह से ही खेतों को नुकसान होगा। और अगर उसने ये पॉइंट अगर रखा कि 100% किधर बोला है कि भाई मेरे ये केमिकल से आपके खेत खराब हो सकते, अगर सपोज ऐसी केस आई कोर्ट के सामने और उन्होंने बोला कि बताओ साइंस के अंदर किधर बोला है कि इस केमिकल से 100% आपके केस खराब होंगे, भले ही 100% ना हो, लेकिन अगर थोड़ा भी ऐसा लगे कि इससे आजू बाजू की पूरे इन्वायरमेंट, पूरे खेत खराब हो सकते, तो उस कंडीशन में वो फैक्ट्री उधर नहीं डालने देना। ऑलरेडी आपने प्रिकॉशंस लेना, उस फैक्ट्री को ऐसी जगह डालने को बोलना जहाँ पे ऐसा कोई फर्टाइल या फिर एग्रीकल्चर लैंड ना हो। सो ये आता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। Polluter pays principle. Absolute liability for harm to environment extends not only to compensating the victims of pollution but also to the cost of restoring the environmental degradation. मतलब जो ये पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल है ये बोलता कि अगर कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी इंडस्ट्री, अगर उसके किसी भी एक्ट की वजह से अगर इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा होगा, भले ही वो जानबूझ के किया जाए या गलती से हो गया या फिर निग्लिजेंस उनका नहीं था, सब वो ध्यान से कर रहे थे लेकिन हो गया वो, तो उस कंडीशन में वो इंडस्ट्री का मालक या फिर जिसने वो इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री डाली, वो फुल्ली एब्सोल्यूटली लायबल रहेगा, उसको कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ वो रिस्टोर भी करके देना पड़ेगा। सो ये पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल बोलता, मतलब जिसने पॉल्यूशन किया उसको जुर्माना चुकाना पड़ेगा, ऐसा सिंपल। Other key legal doctrines: intergenerational equity. The present generation holds the natural resources in the trust for future generation. We are entitled to
द यूसुफ्रक्ट यूज ऑफ द अर्थ बट नॉट इट्स डिस्ट्रक्शन। मतलब कि प्रेजेंट जनरेशन पे ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने आज की जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो एज अ ट्रस्टी अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए संभाल के रखना। और इसके मतलब ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है फ्यूचर जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन के बीच की। और भले ही ये है कि ये सब उनके यूज़ के लिए है, बट सिर्फ इसका यूज़ करना, ना कि उनका डिस्ट्रक्शन करना। Public trust doctrine. The state is the trustee of all natural resources like rivers, forests, and seashores, which are by nature meant for public use and cannot be converted into private ownership. It harms the environment. मतलब जो स्टेट है वो ट्रस्टी है सभी नेचुरल रिसोर्सेज का, और उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो बेनिफिशियरी है पब्लिक है उनके लिए इस्तेमाल के लिए मतलब फ्री रहे वो, मतलब वो इस्तेमाल कर पाए नेचुरल रिसोर्सेज सभी। और स्टेट कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी प्राइवेट पर्सन को नहीं बेच सकता अगर ये इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है तो। इम्पॉर्टेंट केस लॉस, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी देहरादून क्वेरिंग केस। The first case where the Supreme Court had choose between the need for limestone मतलब डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिल इकोसिस्टम। मतलब ये पहली केस थी जिधर सुप्रीम कोर्ट ने चूज़ करा। मतलब उनके सामने दो ऑप्शन थे, या तो डेवलपमेंट या तो प्रोटेक्शन ऑफ हिल इकोसिस्टम। मतलब अभी देखते हैं अपन। द कोर्ट क्लोज द एनवायरमेंट एंड स्टेटिंग दैट हार्डशिप टू सम मस्ट बी सेक्रीफाइस फॉर द हेल्थ ऑफ मेनी। मतलब इस कंडीशन में कोर्ट ने एनवायरनमेंट को चूज़ करा और ये बोला कि कुछ लोगों को नुकसान होना ठीक है, अगर इससे ज़्यादातर लोगों को नुकसान नहीं हो रहा और कुछ लोगों को हो रहा तो ये ठीक है। मतलब सिंपली एक माउंटेन था ऐसा समझो, और उधर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ फैक्ट्री वगैरह डालनी थी, ऐसा था, एक हिल थी ऐसा समझ लो। तो उसके लिए वो तोड़नी पड़ती थी और उधर वो पूरा उसका प्रोजेक्ट बनने वाला था। तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई तू फैक्ट्री डाल रहा ठीक है, इससे वो आजू बाजू के गांव वालों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी ठीक है, उनको जॉब मिलेंगी वगैरह वगैरह ठीक है, लेकिन इससे वो जो माउंटेन है या फिर जो भी वो हिल है वो हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगी। इससे वो इन्वायरमेंट का बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब उधर के सभी पेड़ काटने पड़ेंगे, उधर के एनिमल्स को प्रॉब्लम होगा, उधर के बर्ड्स को प्रॉब्लम होगा, उधर कोई मतलब झरना वगैरह होगा तो वो बंद करेंगे वो। सो बहुत लार्ज स्केल पे वो डैमेज कॉज कर रहे हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि भाई भले ही थोड़े से लोगों का भला होगा इससे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मतलब इन्वायरमेंट का लॉस होगा और जिससे ज़्यादातर लोगों का लॉस होगा, ऐसा बोला। इसीलिए उन्होंने बोला कि थोड़े लोगों को नुकसान हुआ तो चलता, लेकिन ज़्यादातर लोगों का भला होना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द कोर्ट हेल्ड दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट while a project like a dam is necessary for people, it must be carried out with the least possible environmental damage and proper rehabilitation of displaced people. सो कोर्ट ने ये बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मीनिंग आता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट डालना है, जैसे कि डैम एग्जाम्पल दिया इधर, अगर ये ज़रूरी है लोगों के लिए तो ये कैरी आउट किया जाए इस तरीके से जिससे सबसे कम से कम इन्वायरमेंटल डैमेज हो, एंड जो भी उधर के लोगों को उस डैम की वजह से अपनी जगह या फिर कोई भी खेत वगैरह बेचना पड़ा तो उनको रिहेबिलिटेट करके दो, ऐसा। समरी, sustainable development in India is a compulsory judicial principle. It moves away from the old development versus environment debate and moves toward development and environment. If you are writing an exam answer, always mention the well-known Citizens Case and National Green Tribunal Act 2010, as these are the strongest legal anchors for this concept. सो ये हो गया अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता। तो सिंपली ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल की ये लिख लेना 3, उसके बाद ये पिलर्स लिख लेना 3, उसके बाद इसेंशियल कंपोनेंट्स ये 2 प्रिंसिपल, उसके बाद ये 2 प्रिंसिपल्स, एंड ये 2 केस लॉस डाल देना, ख़त्म।